हमारे भाइयों को है वो सब दूर हो पाए। प्रतीक हरित भारत की, कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन, वैज्ञानिक विधि नव तकनीके, पारिस्थितिकी का संरक्षण, शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा। प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक। माननीय अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एक शुभ संदेश देने की कोशिश कि समाज के लिए नित्य नवीन कार्य योजनाओं के साथ उनके जीवन में उजाला, उनके जीवन में प्रकाश लाने का हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। दीप प्रज्वलित कर यह संदेश आप सबके बीच प्रेषित किया गया। आपके आगमन से, आपके आतिथ्य से हम आह्लादित और भाव विभोर हैं। अपनी इन्हीं भावनाओं को प्रकट करने के लिए ईश्वर की द्वारा दी गई शब्दों की शक्ति के माध्यम से हम उसे प्रकट करना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगी डायरेक्टर निशा हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर अभिजीत कर साहब से कि आज हमारे अपने इन अतिथियों का अभिनंदन आप अपने भावों को प्रकट करें। आप सभी को मेरा जोहर। मंचासीन सभी अतिथिगण, क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला एवं एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र के शिलान्यास और मधुमक्खी पालन एवं मांस संवर्धन से जुड़ी परियोजनाओं की लोकार्पण के समारोह में मुख्य अतिथि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण एवं जनजातीय कार्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, सम्मानित अतिथि सचिव विकास भारती परम पूज्य बाबा जी पद्मश्री अशोक भगत जी, माननीय लोकसभा सांसद रांची श्री संजय सेठ जी, इस प्रांगण में उपस्थित सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संस्थानों, संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्र, गैर सरकारी संगठनों के अधिकारी, कर्मचारी एवं सभी प्रतिनिधिगण, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री एस.सी. दुबे जी, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक श्री सुजय रक्षित जी, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधियों, किसान भाइयों और बहनों, आज के इस समारोह में माननीय मुख्य अतिथि श्री अर्जुन मुंडा जी का स्वागत करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। महोदय, झारखंड के कृषकों के लिए आपका समर्पण एवं हमारे इस संस्थान पर आपके विश्वास और भरोसे के बगैर आज का यह समारोह संभव नहीं हो पाता। विगत 100 साल के गौरवशाली इतिहास को समेटे हमारे भारतीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में आपका विशेष अभिनंदन एवं स्वागत। आज के सम्मानित अतिथि विकास भारती के सचिव परम पूज्य बाबा जी पद्मश्री अशोक भगत जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। झारखंड के गरीब एवं संसाधन विहीन किसानों के लिए आपका काम एवं सद्भाव जग जाहिर है। आपका इस संस्थान में और खास करके इस समारोह में विशेष स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में मौजूद माननीय सांसद रांची श्री संजय सेठ जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर मंचासीन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एस.सी. दुबे जी, भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित जी का भी इस समारोह में स्वागत करता हूं। मेला प्रांगण में उपस्थित सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संस्थानों, संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्र, गैर सरकारी संगठनों के अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रतिनिधियों और उपस्थित किसान भाइयों और बहनों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत खुशी के साथ आज क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य परियोजनाओं का आधारशिला रखने से शुभ अवसर पर आपको संबोधित कर रहा हूं। यह झारखंड के कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण की यात्रा में एक ऐतिहासिक पहल है। मैं भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को इस पहल के लिए अवसर प्रदान करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो झारखंड के मधुमक्खी पालन के साथ साथ कृषि क्षेत्र में पदोन्नति को नया आकार से नया आयाम दे सकता है। क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला और आईबीडीसी की स्थापना के साथ हम सबसे पहले शहद उत्पादन बढ़ाने
और शहद की गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में मैं शहद के लिए एक ट्रेसेबल वैल्यू चेन के विकास के महत्व पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आज के वैश्विक बाजार में उपभोक्ता अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनका भोजन कहां से आता है, इसका उत्पादन कैसे होता है और क्या यह सुरक्षित और टिकाऊ है। शहद उत्पादन के लिए एक ट्रेसेबल वैल्यू चेन इन सवालों का जवाब देती है, जो मधुमक्खी के छत्ते से उपभोक्ता की मेज तक एक स्पष्ट रास्ता प्रदान करती है। इस पहल में पहला और महत्वपूर्ण कदम शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला और आईबीडीसी की स्थापना इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बल प्रदान करेगी। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में काम करेगी, जो मधुमक्खी कॉलोनियों के स्थापना और कल्याण को सुनिश्चित करते हुए शहद की उपज बढ़ाने के लिए आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकों, छत्ता प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण और टिकाऊ प्रथाओं पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करेगी। इसके अलावा हमारे प्रस्ताव में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करना भी शामिल है। आप अपने मधुमक्खी पालकों की शिक्षा और सशक्तिकरण में निवेश करके हमारा लक्ष्य शहद उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना और समृद्ध शहद उद्योग के लिए एक ठोस आधार तैयार करना है। यह न केवल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है, बल्कि जैव विविधता और पर्यावरणीय स्थिरता का भी संवर्धन करता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ हमारी मूल्य श्रृंखला में अगले चरण संग्रह, पैकिंग एवं ब्रांडिंग है। हमारा प्रस्ताव शहद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। इसमें शहद की शुद्धता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मानकीकृत संग्रह प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के साथ साथ इसके प्राकृतिक गुणों का संरक्षित करने वाले अत्याधुनिक पैकेजिंग समाधान भी शामिल है। दूसरी ओर ब्रांडिंग वो जगह है जहां हम अपनी कहानी बताते हैं। यह हमारे शहद के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाने, उसकी गुणवत्ता, उत्पत्ति और उन मूल्यों को उजागर करने के बारे में है जिनके लिए हम खड़े हैं। प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से हमारा लक्ष्य प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में अपने उत्पाद को अलग करना है, जो उन उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है जो प्रामाणिकता और गुणवत्ता को महत्व देते हैं। हमारा शहद उत्पादन से परे है। हम ICAR निशा में एक खाद्य गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का भी प्रस्ताव करते हैं, जो झारखंड में उत्पादित फलों, सब्जियों और औषधीय एवं सुगंधित पौधों को कठोर गुणवत्ता के आकलन में करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि यह शुद्धता, सुरक्षा और पोषण मूल्य के उच्चतम मानकों को पूरा कर सकता है। यह एकीकृत न केवल विभिन्न कृषि क्षेत्रों का गुणवत्ता का प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, बल्कि हमें सुरक्षित उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी के रूप में भी स्थापित करता है। देवियों और सज्जनों, क्षेत्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला IBDC का स्थापना शहद उत्पादन के लिए एक ट्रेसेबल वैल्यू चेन, एक प्रशिक्षण सुविधा और एक खाद्य गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के लिए हमारे प्रस्तावों के साथ मिलकर हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक समग्र और प्रतिबद्धता करता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो न केवल आर्थिक समृद्धि का वादा करता है, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी का भी वादा करता है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कल्पना की है। हम एक निर्णायक क्षण में हैं जहां हमारे आज के कार्य हमारी खाद्य प्रणालियों के भविष्य को परिभाषित कर सकते हैं। इस पहल को अपनाकर
हम एक ऐसा भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां पारदर्शिता, गुणवत्ता और स्थिरता हमारी कृषि पद्धतियों में सबसे आगे है। मैं एक बार फिर हमारे प्रिय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी को उनके पूरे दिल से समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन के इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अवसर पर हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वह है कृषि जगत में लाने वाली क्रांति के बारे में। हम जानते हैं कि भारत शहद निर्यात में काफी आगे है, लेकिन उसकी गुणवत्ता का सवाल अभी भी हमारे समक्ष खड़ा है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं, विशेष तौर पर जो हमारे अरब अमीरात के देश हैं, वहां पर शहद की मांग बहुत ज्यादा है। ऐसे में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की यह सोच वाकई सूझबूझ से परिपूर्ण है और रांची क्षेत्र के लोगों के लिए ये वाकई एक खुशी का अवसर है। और हमारे बीच इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद जी की उपस्थिति यहाँ मौजूद है। माननीय सांसद जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सोचने से ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। उनकी हमेशा सोच रही है कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। और उसी जिद पर, उसी सफर पर वो तब से लेकर अब तक खड़े रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और रांची शहर इस राज्य को भी लेकर जा रहा है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उनके उद्बोधन के लिए माननीय सांसद रांची श्री संजय सेठ जी। भारत माता की वंदे वंदे। आज मीठी क्रांति और मधुमक्खी पालन और उसकी गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला के शिलान्यास के अवसर पर हम सबके अति लोकप्रिय और भारत के पहले आदिवासी कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे अभिभावक और जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में लोगों की दशा और दिशा सुधारने के लिए, गांव की दशा और दिशा सुधारने के लिए पिछले लगभग 40 वर्षों से अपने शरीर को झोंका है। अपने कार्य के बल पर एक अनूठा प्रयोग करने वाले ऐसे आदरणीय अशोक भगत जी, हमारे इस विभाग के डायरेक्टर, हमारे दुबे जी, सुजय रक्षित जी, भाइयों तो बहनों, मीडिया के मित्रों, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे आदर्श कोई जगह हो सकती है वो झारखंड। और झारखंड में सबसे कोई आदर्श जगह हो सकती है वह अनगढ़ा का पूरा इलाका, ये पूरा जोना का इलाका बहुत आदर्श और ऑर्गेनिक हनी देश दुनिया में डिमांड बढ़ी है। और मधुमक्खी पालन एक बहुत आसान तरीका। मधुमक्खी पालन में न आपको पानी डालना है, न खाद डालना है, न हल चलाना है। काम तो रानी को करना है, काम तो मधुमक्खी को करना है। हम जब सोते रहते हैं तब वो मधुमक्खियां भोर 3 बजे निकलकर अपना काम करके सूर्योदय के पहले अपने घर वापस आ जाती है। और शहद क्रांति, मीठी क्रांति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ा संकल्प रहा है पिछले 9 सालों से। कैसे मीठी क्रांति को और उसके माध्यम से किसानों को अतिरिक्त लाभ, एक स्वावलंबी बनाना, एक आत्मनिर्भर बनाना, ऐसा आह्वान प्रधानमंत्री जी का रहा है। हम जब खेत में जब अपना
खेती के माध्यम से जब अन्नदाता अपना काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह अतिरिक्त आय के माध्यम, क्योंकि एक बी बॉक्स, मैं तो खादी बोर्ड का चेयरमैन था जब 2016, 17, 18 में, तो ऐसे हजारों किसानों को उनके पैर पे खड़ा करने के लिए एक मेरा गिलहरी प्रयास था। और भारत सरकार खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से एक एक किसान को 5-5 बी बॉक्स, जो 3800 का उस समय आता था, आज की मुझे जानकारी नहीं है, एक एक बी बॉक्स 3800 का आना, और लगभग एक एक किसानों को 5-5 बी बॉक्स हमने दिए थे। और आज ऐसे सैकड़ों लोग झारखंड के अंदर इन 8-9 वर्षों के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और मधुमक्खी पालन से जहां हमको स्वास्थ्य के लिए, जहां हम सेहत मिलता है, मीठी क्रांति आती है, वहां दूसरी ओर हम जहां बैठे हैं उस पूरे रेडियस में, लगभग 70-80 किलोमीटर के रेडियस में हाथी का बड़ा प्रकोप है। अभी परसों ही मैं सिल्ली के सुदूर गांव में था, जहां सुबह 5 बजे एक व्यक्ति को हाथी ने मार दिया। वो सुबह खेत में गया 5 बजे और हाथी आया, पता नहीं चला, हाथी उसने मार दिया। हमने 4 साल पहले लोकसभा में भी बोला था, यहां कई मरतबा माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये सुझाव दिया कि हाथी के प्रकोप को रोकने के लिए, हाथी जहां हमारा मिड डे मील खाते हैं, जहां खेत खलियान रौंद देते हैं, जहां जान माल की हानि होती है, वही हाथी या आग से भागता है या रोशनी से भागता है। लेकिन हम मसाल कहां कहां पहुंचाएंगे, टॉर्च कहां कहां पहुंचाएंगे, उस पर रेंजर पहुंचा नहीं पाते। और रात और सुबह के अहले सुबह हाथी अपना काम करते हैं। किंतु मेरा यह सुझाव था कि हाथी के प्रकोप को रोकने के लिए एकमात्र उपाय दुनिया में है तो मधुमक्खी पालन है। दुनिया में सबसे बड़ा हाथी का प्रकोप कीनिया में होता था, नैरोबी में। लोग वहां बहुत परेशान होते थे, 50 वर्षों से परेशान होते थे, घर में घुस जाना, घर ढा देना। उन्होंने इजाद किया अफ्रीका के अंदर मधुमक्खी पालन। क्यों? जब हाथी जब आपके खेत में आता है, आपके घर में आता है, वो हलचल पैदा करता है, आवाज होती है। उस आवाज से, उस हलचल से, उस धान के खेत की आवाज से मधुमक्खियां उड़ती हैं, और मधुमक्खी उड़कर हाथी के कानों में वो आवाज करती है। हाथी डरता है, अरे यहां तो हम पर आक्रमण हुआ। तो हाथी वो पीछे पुनः मुड़कर खेत में न जाकर जान माल का नुकसान नहीं कर, वो पुराने अपने रास्ते पर चला जाता है। एकमात्र कोई उपाय है हाथी के प्रकोप रोकने के लिए, मधुमक्खी पालन। आम के आम गुठली के दाम, जाम मीठी क्रांति, वहीं दूसरी ओर जान माल की सुरक्षा। और आज पूरी दुनिया आज शहद का उपयोग, घरों घरों में उपयोग, क्योंकि चीनी का उपयोग बहुत हद तक बंद हो चुका है। चाय में, दूध में, अन्य बच्चों में शहद का उपयोग बढ़ा है, और शरीर के लिए एक ऊर्जा देने वाला, क्यों नेचुरल है। और उस शहद खाने से जो ऊर्जा आती है वह किसी और के खाने से नहीं होती। तो उस शहद की प्योरिटी, उस शहद की गुणवत्ता बहुत जरूरी है कि भाई शहद शुद्ध है, शहद ऑर्गेनिक है कि नहीं, शहद की क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए माननीय अर्जुन मुंडा जी के
का जो प्रयास रहा और अभिजीत कर जी का जो प्रयास रहा, मैं झारखंड की जनता, विशेषकर रांची की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस मीठी क्रांति से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि किसानों को हम आत्मनिर्भर बनाएं, किसानों को उनको अतिरिक्त आय प्रदान करें, तो शहद की क्रांति, मीठी क्रांति एक बहुत सकारात्मक पहल हो सकती है। पुनः हम ये कह सकते हैं कि आज शिलान्यास का अवसर है, शिलान्यास का अवसर है। अब मोदी जी के तीसरे काल में जब पुनः माननीय अर्जुन मुंडा जी कृषि मंत्री देश के बन के आएंगे, तो इस प्रयोगशाला, इस आधुनिक परीक्षण केंद्र का शुभ उद्घाटन होगा। और हम यह चाहते हैं कि खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से किसानों को सूचीबद्ध कर, अभिजीत जी, मेरा यह एक सुझाव है कि खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से जो करोड़ों रुपया देश में बी कीपिंग के लिए अपना देता है, तो ऐसे किसानों को प्रशिक्षण, उनके लिए बी कीपिंग बॉक्स, वो चुनाव के बाद हम सब ऐसे किसानों को 5-5 बी बॉक्स देकर उसका पहले उनका प्रशिक्षण हो जाए, फिर उसके बाद बी बॉक्स देके एक बड़ा अभियान मीठी क्रांति के रूप में हम लोग शुरू कर सकते हैं। और हमको याद है, आज से लगभग 7 साल पहले खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से बिशुनपुर में हम सब बड़ा केंद्र, अशोक भगत जी ने एक बड़ा केंद्र मधुमक्खी शहद के लिए एक बड़ा केंद्र खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से कराया, और आज वहां वो बिशुनपुर एक रोल मॉडल हो गया हिंदुस्तान के लिए। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए और इस आशा और विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, गांव गरीब किसान दीदी को लखपतिया दीदी बनाना, गांव टोला पंचायत में जो विकास पहुंच रहा है, और देश के ऐसे लोग, अभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर ऊंचे उठे हैं, प्रधानमंत्री के तीसरे काल में ये 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके ऊर्जावान उद्बोधन के पश्चात आज जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं, उम्मीद है कि इस उद्देश्य की न सिर्फ पूर्ति होगी बल्कि इस क्रांति की आवाज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचेगी और भारत शहद निर्यात की दिशा में अग्रणी भूमिका में नजर आएगा। आज हम सब इस मंच पर उपस्थित हैं। लोग कई जगह पर कार्य करते हैं। कुछ लोगों का व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व के परिभाषा शब्दों में समाहित कर पाना काफी कठिन होता है, क्योंकि उनका वटवृक्ष के समान व्यक्तित्व कई लोगों को छाया प्रदान करता है। झारखंड में एक ऐसा ही वटवृक्ष तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक लंबे समय से प्रयासरत है। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि छल कपट का भाव नहीं, आदर्शों के अभाव नहीं, दिखावे का साज नहीं, पहचान के मोहताज नहीं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर अभिनंदन कीजिए पद्मश्री श्री अशोक भगत जी का, सचिव विकास भारती। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के लोकप्रिय नेता, जो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्रालय के भारत सरकार के आप मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संजय सेठ जी, हमारे इस संस्थान के डायरेक्टर अभिजीत कर जी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री एस सी दुबे जी,
और हमारे वैज्ञानिक सुजय रक्षित जी जो नया एक संस्थान बायोटेक का खड़ा कर रहे हैं, और दर्शक दीर्घा में उपस्थित अन्य विशिष्ट जैन पत्रकार मित्रों, गांव-गांव से आए भाई किसानों, भाइयों और बहनों, एक बार जरा बोलेंगे जोर से, भारत माता की। सबने नहीं बोला भाई, गांव के आए लोग नहीं बोल रहे। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों एवं बहनों, मधुमक्खी पालन का रिश्ता हमारा 83 से रहा है। उस जमाने में हमने शुरू किया था, गांव-गांव में जो छोटी देशज मक्खियां थीं। मधुमक्खी पालन भी एक खेती के समान है जो कई बार प्रकृति पर निर्भर करता है, और एक प्रकार का कीट का आक्रमण हुआ, वो देशज मक्खियां इंडिजिनस भी गायब हो गई। इटालियन बी का जमाना आया। मैं खादी कमीशन में भी बी कीपिंग का तैयार, संधि ने हनी मिशन का मैं वहाँ इंचार्ज था। अब भी कई जगहों से रेफरेंस आते हैं। मधुमक्खी पालन एक तरह से खेती है, लेकिन आदिवासी समाज में एक कठिनाई है जो वह चैलेंज देती है। हमारे लोग शुरू से व्यावसायिक प्रवृत्ति के नहीं रहे हैं। व्यावसायिक प्रवृत्ति का ही ये खेती है, लेकिन धीरे धीरे एक परिवर्तन आया है। खेती का स्वरूप जैसे बदला है, खेती को व्यवसाय के रूप में हमारे लोगों ने जब स्वीकार करना शुरू किया है, तब से मधुमक्खी पालन एक रोजगार के रूप में खड़ी हो रही है। और एक चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसके गुण बहुत सारे हैं। कृषि के लिए भी मधुमक्खी पालन जरूरी है, पॉलिनेशन के लिए भी जरूरी है, खेती के विकास के लिए भी जरूरी है, और मधुमक्खी पालन के लिए खेती खड़ी करना भी जरूरी है। और हमारे मंत्री जी ने मस्टर्ड की खेती का विकास मिशन का भी इन्होंने लिया है, जो इस क्षेत्र में होने वाला है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा, एक रोजगार का साधन, फुल टाइम जॉब बी कीपिंग है, लेकिन इस एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करना एक चैलेंज है। उसका रिसर्च होना, तकनीकी ज्ञान बढ़ाना जरूरी काम है। मैं साधुवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को कि मंत्री होते ही इन्होंने दो चीज़ों को, जो एरिया के लिए बहुत जरूरी चीज़ें थी, एरिया उपेक्षित था, बी कीपिंग मिशन और बम्बू मिशन को उन्होंने प्रायोरिटी दी, और इधर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को आपने टास्क दिया है। मुझे इस अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहना है। किसान भाई बहनों, एक प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी, व्यवसाय की तरह करना पड़ेगा, और ये घुमंतु जातियों की तरह से ये बी कीपिंग का भी पालन है, इस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। रिसर्च तो जरूरी है, इसके अन्य गुणों के बारे में बताना लोगों को जरूरी है, इसलिए आज ये उद्घाटन हो रहा है। मैं पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज हम सब चर्चा कर रहे हैं कि आज इस अवसर पर यहाँ मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और मधुमक्खी शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास होगा। तो रिमोट दबाकर शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला के इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगी कि कृपया रिमोट लेकर आएं। रिमोट के माध्यम से आज इस अवसर पर इसे यहाँ आप सभी को समर्पित किया जाएगा। तो मंच पर शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला को आप सबके लिए समर्पित करते हुए रिमोट दबाकर आज के इस अवसर पर रीजनल हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी आपको समर्पित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी आज इसका शिलान्यास कर रहे हैं। यह आपके समक्ष स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला।
आज सभी को, झारखंड राज्य को समर्पित किया जा रहा है। इस परिसर में उसका निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास आज रिमोट दबाकर यहाँ पे किया गया। आज के इस अवसर पर इसके माध्यम से यहाँ पे इंटीग्रेटेड बी डेवलपमेंट सेंटर का भी आज इस अवसर पर शिलान्यास किया गया है और 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नेशनल बी बोर्ड एंड बैम्बू डेवलपमेंट बोर्ड 6 कृषि विज्ञान केंद्रों में आज ये लॉन्च किया जा रहा है। बैम्बू डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल बी बोर्ड की तरफ से ये प्रोजेक्ट आज यहाँ लॉन्च किया गया। तो आपके समक्ष आज मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, बांस संवर्धन परियोजना, शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला आज आपको समर्पित की गई। झारखंड राज्य को आज माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा इस अवसर पर समर्पित किया गया। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला यानी कि उन्हें टेस्ट करके और बेहतर शहद को यहां से आपको दिया जाएगा कि कौन सा बेहतर है, जिसे आगे आप मार्केट में ले जा सकते हैं। मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और बांस संवर्धन परियोजना, नेशनल बी बोर्ड एंड नेशनल बैम्बू मिशन के तहत 6 कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी, गुमला, रामकृष्ण मिशन, सिमडेगा, सरायकेला और वेस्ट सिंहभूम में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जहां पर शुरुआती दौर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के पश्चात लोगों के जीवन में इसे किस प्रकार से व्यवसाय या रोजगार के रूप में उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके, ये कोशिश की जाएगी। सभी आज हर्ष उल्लास के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आज राज्य को इतनी बड़ी चीज मिली है जो आने वाले वक्त में एक नया आयाम स्थापित करेगी। हम सब हमेशा अपने बीच झारखंड के पुत्र को पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। किसान परिवार से निकले उस सर्वगुण संपन्न एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, जिनके अंदर अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा का अक्षुण्ण अंश हमने पाया है। आप सब में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि संगीत में भी उन्हें महारत हासिल है। किसान परिवार अपनी संस्कृति, अपने इस झारखंड राज्य की मिट्टी की सौंधी खुशबू में पल बढ़कर बड़े हुए आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित जिस व्यक्तित्व की मैं बात करने जा रही हूँ, उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि हर एक परिस्थिति में जुझारू व्यक्तित्व के रूप में उभर कर वो आए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की विकास की गाथा लिखी विषम परिस्थितियों में ही निखरती है शख्सियत, क्योंकि जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना कैसा। ऐसे ही माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी का जोरदार तालियों के साथ मंच पर अभिनंदन कीजिए। उनके उद्बोधन का हम सब स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नामकुम के इस परिसर में आज इस अवसर पर उपस्थित पद्मश्री से सम्मानित और समाज सेवा के क्षेत्र में जीवन को समर्पित करने वाले डॉक्टर अशोक भगत जी, रांची के लोकप्रिय सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, निशा के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर जी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसी दुबे जी, हमारे यहाँ पलांडू IIAB के निदेशक डॉक्टर सुजय रक्षित जी, डॉक्टर डी महापात्रा और यहाँ उपस्थित आप सभी महानुभाव, कृषक बंधुओं, माताओं, बहनों एवं प्रेस के मित्रों, चालीस से लेकर 1940 से 1960 के बीच में भारत में जो खाद्यान्न की कमी रही और उसके बाद 70 के दशक से प्रारंभ हुआ देश में अनाज पर आत्मनिर्भरता और उत्पादन कैसे बढ़े
और देश में हरित क्रांति का एक नीति और शुभारंभ किया गया। उस हरित क्रांति के बहुत सारे अनुभव हमारे साथ हैं। आज जब 21वीं सदी के द्वार पे खड़े होकर सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे ऐसे चित्र उभर कर सामने आते हैं जो एक तरफ हमें उत्साहित करता है तो दूसरे तरफ हतोत्साहित भी करता है। उत्साहित इस दृष्टि से करता है कि हमने उसके बाद हरित क्रांति के माध्यम से देश के कई हिस्सों में खाद्यान्न उत्पादन को बहुत बढ़ाया, लेकिन इसके बावजूद भी उतनी आत्मनिर्भरता नहीं हो पाई थी जो हमारे कल्पना में थी। पर उत्पादन बढ़ा और पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा यदि देखें, 2013-14 के पहले और 13-14 के बाद, तो बहुत सारे आंकड़े, चाहे वो तिलहन में हो, दलहन में हो, चावल में हो, गेहूं में हो, अन्य बहुत क्षेत्र में हमारी उत्पादन बढ़ी है। लेकिन हम थोड़ा सतर्क भी हुए हैं। लेकिन अभी भी तिलहन में हमारा पाम ऑयल का इंपोर्ट है, बाहर से मंगाना पड़ता है। उसके नीतियों के पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि पाम ऑयल कैसे भारत में एंट्री हुआ उसकी भी एक कहानी है। दलहन में, दाल में, तूर दाल अभी भी हम मंगाते हैं, मसूर मंगाते हैं। ऐसे कई दाल है वो भी हमें मंगाना पड़ता है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2026 के बाद मंगाना नहीं पड़े। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है कि 2013-14 के पहले जो हरित क्रांति के माध्यम से उत्पादन तो बढ़ा, पर उससे एक जो अनुभव आया कि हमारी मिट्टी का जो क्षरण था, पानी का जो स्तर था, वो स्तर आज नहीं है जो उस समय में था। अभी अभी मैं पंजाब के कई क्षेत्रों में होकर के आया, देश के अन्य हिस्सों पर भी जा रहा हूं, और लगातार जमीन में जो गिरावट आ रही है, आई है, और जो पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, इसके पीछे आज हमें इस बात के लिए विवश करता है कि हम नए सिरे से नए दृष्टिकोण लेकर के सोचें। तो हरित क्रांति उपलब्धियों का भी है, लेकिन दूसरा इस तरह के संकट अपने जगह में है। खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टि से जो पिछले दिनों में उस समय जो प्रारंभ हुआ, पेस्टिसाइड का, उर्वरक का, खाद का, हमारी मिट्टी की प्रकृति बदल दी है, और उसका उपजा हुआ चीज हम आज भी खा रहे हैं। हमें इससे सतर्क रहना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिए, पर इसके साथ साथ हमें इन बातों का ध्यान कैसे रखा जाए, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। क्योंकि जो भी उत्पादन, जो भी खाद्यान्न हमारे शरीर में ही जाता है। मिट्टी का सेहत ठीक रहेगा तो हमारी भी सेहत ठीक रहेगी। ये पहली शर्त है। तो इस कार्य को जहां उस तरफ हरित क्रांति के बाद किस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, इसकी चिंता करते हुए कृषि मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है। तो आज का यह अवसर सामान्य आपको लग रहा होगा या छोटा सा कार्यक्रम लग रहा है, लेकिन यह उस लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है कि मनुष्य को किस तरीके से प्राकृतिक जीवन के साथ अनुनाश्रय संबंध और इकोलॉजिकल लाइफ किस तरीके से जो भारत की आदिकाल की ताकत रही है उसको हम आगे बढ़ाएं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पूर्वी भारत से इस बी कीपिंग मधुमक्खी पालन का यह जो कार्य योजना है, यह स्वीट रेवोल्यूशन, यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम मधुमक्खी पालन करेंगे, मधु जमाएंगे, बल्कि हमारी जो एक ताकत है, इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल जो है, उसको आगे बढ़ाने का और इसके माध्यम से दुनिया में हमारी गुणवत्ता का अनुभव कैसे हो यह सुनिश्चित करने का। और ये आज जो शिलान्यास हम कर रहे हैं, कोई भवन का ही शिलान्यास नहीं हो रहा है, यह शिलान्यास हो रहा है पूर्वी क्षेत्र में बी कीपिंग को, मधु उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टि से। बढ़ा तो ऐसे भी बढ़ा सकता है कोई। आजकल के दिन में बहुत स्थानों पर ऐसा होता है जहां चीनी खिला के मधु पैदा की जाती है, जहां पर मधु में मिलावट के बाद मधु को शुद्धता के रूप में प्रस्तुत करके बेचा जाता है। ये लगभग 11 करोड़ के लागत से यहां एक ऐसा लेबोरेटरी, ऐसा लैब बनेगा जिस लैब के परख, जिससे जांच होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जिसको भी मधु मिले वो पूरी पौष्टिकता के साथ, आयुर्वेदिक ताकत के साथ मिले। क्योंकि आयुर्वेदिक, जैसे मैंने कहा कि हमारा एक इकोलॉजिकल लाइफ, इकोलॉजिकल लाइफ का मतलब क्या है कि हमारी आदिकाल से एक सांस्कृतिक विरासत में, जीवन पद्धति में आयुर्वेद पौष्टिकता के साथ स्वच्छ जीवन, निर्मल जीवन और सभी का ध्यान में रखते हुए, जब आप मधुमक्खी का ध्यान रखेंगे, मधुमक्खी आपको आयुर्वेद से जुड़ा हुआ एक ऐसा उत्पाद है जिसमें जो भी जड़ी बूटी, बच्चा को आप देखेंगे कि इसको हनी के साथ मिला के खिला दीजिए। हम क्यों कहते हैं? उसके औषधीय गुणों के कारण करते हैं। तो इस पूर्वी क्षेत्र को अब हरित क्रांति के बाद मीठी क्रांति के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम विकसित करने का संकल्प लिया है, ताकि यह संकल्प पूर्वी क्षेत्र में की जो संभावना है उसको हम सही तरीके से उभार सके। इसके 2 आपको बताए गए, जहां एक लैब का यहां स्थापना होगा, वहीं 6 कृषि विज्ञान केंद्र को इससे जोड़ा गया है। वो अलग कार्यक्रम है। कृषकों का प्रशिक्षण, कृषक मतलब अभी तक यही हम बहुत हद तक समझते हैं कि जो फसल उगाता है, धान गेहूं पैदा करता है
इस तरह की चीजों को जो करता है, बागवानी करता है, खेती बाड़ी करता है उसको, लेकिन यह भी कृषक का ही कार्य है, क्योंकि आदिकाल से जंगलों में रहकर जंगल के इन सारे चीजों को हमने इस्तेमाल भी किया है और इसको हमने जाना है। तो ये जो आज यहां पर लैब का निर्माण हो रहा है, पूर्वी क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। एक लैब हम देख करके आए बेंगलोर में, हमारा हॉर्टिकल्चर सेंटर है बेंगलोर में, वहां पर है, एक गुजरात में है और एक हिसार में है, हरियाणा में है। यह पूर्वी क्षेत्र का, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का ये जहां पर आज आप शिलान्यास कर रहे हैं, वो मधु उत्पादन का टेस्टिंग का केंद्र होगा। और यहां पर सारी टेस्ट होने के बाद ही यहां से हम इंटरनेशनल मार्केट को एड्रेस करेंगे। अभी हमारे यहाँ मधु का उत्पादन होता है और मधु का उत्पादन काफी बढ़ा भी है। मधु का उत्पादन जहां हमने इन 10 वर्षों में 1,42,000 टन के लगभग मधु उत्पादन देश में किया है, यानी लगभग डबल किया है। पहले 70,000 मेट्रिक टन का उत्पादन होता था, अब 1,40,000 मेट्रिक टन। निर्यात में भी पहले 28,000 मेट्रिक टन के लगभग हम निर्यात करते थे, अभी लगभग 79,000 मेट्रिक टन निर्यात करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में आप कभी नहीं कह सकते कि कोई निर्यात का ऐसा उत्पादन हमने किया है। तो ये एक तरीके से वर्जिन एरिया है जहां पर संभावना है, जोड़ना है, ब्रिज करना है। और ब्रिज करने के लिए एक हमने यहां लैब का स्थापना और उसके साथ 6 कृषि विज्ञान केंद्र में सभी कृषक का प्रशिक्षण करना, उसको टूल किट्स उपलब्ध कराना और उसके माध्यम से उत्पादन करा करके उसके हनी का टेस्ट करना और टेस्ट करने के बाद पैकेजिंग करने के बाद यहां से ही हम यूरोप और अमेरिका के बाजार तक अपना हनी पहुंचा सके, मधु पहुंचा सके, ये यहां का लक्ष्य है। पूर्वी क्षेत्र से हम हनी उत्पादन का एक नया अभियान आज प्रारंभ करने के दृष्टि से ये बनेगा लैब, और उसके साथ साथ ही प्रशिक्षण का काम दूसरा फेज का सभी केबीके में शुरू हो जाएगा। और वहां भी एक छोटा लैब होगा कृषि विज्ञान केंद्र में भी, प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में जो आवश्यकता है उसका टेस्ट होगा। यहां पर जो टेस्ट होगा उसके और एक महत्वपूर्ण है, मधुमक्खी में जहां मधुमक्खी पराग लेकर के आती है, मधु जमाती है, जिसको हम निकालते हैं, उसके साथ साथ मधुमक्खी वोमिटिंग भी करता है, वोमिट करता है और उससे वो वेनम निकालता है। वेनम मतलब जहर, उसके मुंह से जहर निकलता है, उसको भी जमाने का एक तरीका है। उसकी भी प्रशिक्षण किसानों को दी जाएगी। और आपको आश्चर्य होगा, इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में बहुत सारे बायर्स है उसके, उस वेनम का कीमत पर केजी 1 करोड़ से है। 1 करोड़ 1 केजी की कीमत है। उसकी भी प्रशिक्षण यहां पर इन 6 केबीके के माध्यम से दिया जाएगा, ताकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो महंगी दवाई दुनिया में बनती है, उन दवाओं के लिए ये बहुत बड़ा काम करता है। तो मधुमक्खी सिर्फ हमारे लिए शहद लेकर के या शहद नहीं लेके आते, हमें बचाने के लिए दवा भी, वेनम के माध्यम से दवा भी देती है। तो कई बार एक सिर्फ सिमडेगा में यह रिपोर्ट आया कि वहां पर जो मधुमक्खी, जो वहां के लोकल प्रजाति के मधुमक्खी है वो, और जो हम इस तरीके साइंटिफिक वे में पैदा करना चाहते हैं, वो इसमें बहुत फाइट होने का संभावना है। और मधुमक्खी में झगड़ा होने के बाद ये दोनों ही मरने का खतरा है। तो उसको अभी हमने थोड़ा सा और आगे रिसर्च के लिए, क्योंकि हमारे इस सेक्टर में रिसर्च का काम
हमारा जो ICR है, यह इन क्षेत्र में बड़ा रिसर्च का काम करते हुए लगातार किसानों को हर तरह की सुविधा कैसे मिले। जहां MSME के माध्यम से, जिसकी चर्चा हमारे सांसद ने किया, खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से, जहां ट्राइफेड के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों के मधु उत्पादन, और जैसे यहाँ पर विकास भारती के माध्यम से मधु का उत्पादन होता है, ट्राइफेड के माध्यम से उसका मार्केटिंग भी होता है। लेकिन अब हमें डोमेस्टिक मार्केट के साथ ईस्टर्न रीजन को इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार करना है। यह आज का शिलान्यास का मूल उद्देश्य हमारा यही है। इसके साथ साथ ही हमने इस क्षेत्र को बैम्बो मिशन के रूप में भी एक अभियान के साथ, एक प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट के साथ शुभारंभ करने का योजना बनाया है। और ये कैश क्रॉपिंग के दृष्टि से हमारा ये रेनफेड एरिया है। मैं पिछले दिनों कई आयोजन यहाँ पर किया। एक पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला, जिसमें देश भर के साइंटिस्ट आए यहाँ पर खूंटी में, एक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद एक कार्यक्रम बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ, जो किसानों के साथ काम कर रहे, जो इंटरैक्ट करने का, उनके उत्पादन को, वहाँ पर भी मुझे गढ़वा के किसान ने मुझे देसी हनी अपने से निकाल करके जो लेकर के आते वो मुझे बता दिया, और करंज का हनी दिया। उसके बाद चाईबासा में हमने ICR के माध्यम से, ICR का एक करनाल में एक संस्थान है जो डेयरी डेवलपमेंट का काम करता है। डेयरी क्षेत्र में रिसर्च का सबसे बड़ा सेंटर हमारा करनाल में है। उसके माध्यम से चाईबासा में पशुधन के बारे में, तो पशुधन के बारे में क्या हो सकता है, उसकी योजना बनाते हुए पूरे एरिया को हम कैसे कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में 2-3 चीजों की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत अपने लिए भी, क्योंकि दूध का उत्पादन बढ़ेगा, जिस घर में दूध होता है उसके बच्चे को स्वाभाविक रूप से दूध मिल जाता है। तो बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चों को दूध ही नहीं मिलता। माँ का दूध मिल गया, उसके बाद फिर उसको मिल्क नहीं मिल पाता है, क्योंकि उस तरह के गोपालन हो नहीं पाता, पशुधन का होता नहीं। तो इसको एक अभियान के रूप में चाईबासा में हमने उसका आयोजन किया, और वहां से हमने कहा कि पूरे डेटाबेस सर्वे करके, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हुए, ट्रेनिंग देते हुए कैसे हम उसको मास प्रोडक्शन का एरिया बना सकते हैं, उस पर भी काम हो रहा है। इसी के साथ साथ सिमडेगा में एक कृषि मेला का आयोजन हुआ। उसमें भी हमारे साइंटिस्ट, कई इंस्टीट्यूट के, हमारे हजारीबाग में एक केंद्र खुला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उसका शिलान्यास किया था। अभी मैं जा करके भवनों का उद्घाटन किया। 25 धान के प्रजाति वहां पर तैयार किए गए हैं। कटक के राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग, इसके अलावे हमारे बिहार से, अटारी से, बाकी स्थानों से केवीके के बहुत सारे स्टॉल लगे थे। तो किसानों को जागरूकता के साथ अत्याधुनिक तरीके से जुड़ते हुए, यानी पेस्टिसाइड कम हो, खाद कम हो, उत्पादन बढ़े, मैकेनाइज वे में हम ऐसा उत्पादन करें, खेती बाड़ी में उसको कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अब उत्पादन ज्यादा भी चाहिए और साथ ही साथ लागत भी कम होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने आप को इस बात के लिए कि आदर्श और उन्नत किसान के लिए जो मापदंड है वो अपने आप में पा रहा है, अपने आप में कर रहा है। तो हर तरह की सुविधा कैसे उपलब्ध हो, मशीन के माध्यम से, जो रिसर्च करते हुए ICR के माध्यम से, क्योंकि ICR का एक डिवीजन है जहां नए नए उपकरण डिजाइन करता है, प्राइवेट लोगों को भी उसके लिए
उत्साहित करता है और इसको इंट्रोड्यूस करता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों की जो कोशिश है वो कोशिश यही है कि हमें कम से कम भारत अगर आजादी में पहला पंचवर्षीय योजना बनी थी, उसमें हमने कहा था कि भारत किसानों का देश है और किसान प्रधान हमारा बजट होगा। उसके अनुकूल में किसान प्रधान और किसान का देश तो हमने कहा, लेकिन बाद के दिनों में जो हमने रास्ता तय किया उसमें कुछ कुछ चीजों में हम थोड़ा सा अनदेखा भी किया, और जिसके माध्यम से आज एक तरफ भारत सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि हमारा किसान को सीधे तरीके से सुविधा भी हम पहुंचा सके और गारंटी भी दे सके। मोदी जी ने इस बात के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा इस झारखंड के धरती से ही प्रारंभ किया और वो कृषि मंत्रालय के माध्यम से प्रारंभ किया। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में आकर के उन्होंने 2 योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में कृषि मंत्रालय के माध्यम से द्रोण दीदी, द्रोण का प्रचार भी हो कि अब खाद का, पेस्टिसाइड का उत्पादन माने खपत कम कैसे हो, कम लागत कैसे हो, यह सुनिश्चित किया जाए और गांव में हमारी समृद्धि आए और गांव का संकल्प हो कि भारत एक आदर्श राष्ट्र बनेगा। तो उस अभियान को और वहीं पीएम जानमन के माध्यम से प्रिमिटिव ट्राइब्स का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार की जो यह कोशिश है वो कोशिश यही है कि हम नीतियों में, संकल्पों में, कार्यक्रमों में और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ते हुए 2047 में हम विकसित राष्ट्र बनाने में ये गर्व महसूस करें कि हम सब भारतवासी मिलकर के राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाया है। विकसित राष्ट्र हम सब के कर्मठता से बनेगा, हम सब का प्रयत्न होगा और उसमें हम सब का प्रयत्न का मतलब यह नहीं कि मनुष्य ही सिर्फ है, हम सब का साथ मतलब कि पूरे प्रकृति का जो एक भारत की बड़ी ताकत है, जल जंगल जमीन के साथ जुड़ा हुआ जीवन, उसको बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ाएं। तो ये योजना सिर्फ इस बात के लिए नहीं है बल्कि जो अच्छे कीड़े, जो अच्छे जिसको कहा जाए कि कीड़े मकोड़े हो या आप कह सकते हैं इस तरह के मधुमक्खी जैसे बहुत सारे, चाहे वो जीव जंतु में सभी आते हैं, वो सारे लोगों को साथ लेकर के जो जीवन के सहकार, क्योंकि मैं अखबार में एक आर्टिकल आया था उसको पढ़ा था कि दुनिया से अगर मधुमक्खी खत्म हो जाए तब दुनिया कैसे हो। तो एक एक के बारे में उसको रिसर्च करके बताया। ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते, या तो हमारी व्यस्तता के कारण या तो हम उस क्षेत्र में कभी ये नहीं सोचते कि ये सारी चीजें जो हमें उपलब्ध होती है, हमें याद दिलाता है इन सारे चीजों को। हमारा पुराना जो पारंपरिक जीवन है वो याद तब दिला रहा था जब देश में कोविड फैला था। कोविड के समय में हमारे सामने किस तरह की स्थिति थी वो बताने की आवश्यकता है, और तब लोगों को वैकल्पिक तरीके से सारी पुरानी पद्धति याद आ रही थी। और सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग जिनको जानकारी था वो इससे अछूता भी रहे। ये बीमारी सबसे ज्यादा शहर में पाई गई। बात सही है कि नहीं है? क्योंकि ये वायरस
ये वायरस हवा में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, हवा के माध्यम से फैल रहा था। तो जब इस तरह का वायुमंडल बन जाता है, इस तरह की परिस्थिति बन जाती है, तब हमें लगता है कि हमारे सामने कितना बड़ा संकट है। लेकिन हम सबको यह स्मरण करते हुए कि देश में एक सशक्त नेतृत्व ने, जहां एक तरफ, क्योंकि लोगों ने बहुत आलोचना किया उस समय, क्योंकि जब लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब अपने अपने घर में थाली बजाइए, घंटी बजाइए, तो लोगों ने उसकी बहुत आलोचना की। लेकिन जागरण का इससे बड़ा दूसरा उपाय नहीं था। एक दूसरे के, क्योंकि पड़ोसी के घर में बजेगा तो हम भी बजाएंगे, एक दूसरे को देख करके पूरा देश बजाया, और देश इस संकट को एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, इसके लिए अपने आप को सतर्क किया। तो अपने आप को सतर्कता के दायरे में ला करके जहां हर आदमी क्या कर सकता है, इसका प्रयत्न किया, तो देश के प्रधानमंत्री ने अपने साइंटिस्टों को आह्वान किया कि आइए मिलकर के ये प्रयत्न करें अपने देश में कि इसका दवा हम बना सकते हैं क्या। और हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसने कोविड का वैक्सीन बनाया, और 100 से अधिक देशों में भारत का वैक्सीन का उपयोग दुनिया के लोगों ने किया। तो ये सारी चीजें बीत जाने के बाद कई बार हम भूल जाते हैं, फिर इस तरह का संकट आने का इंतजार करते हैं। ऐसा जीवन चाहिए, या हमें इस तरह की चीजों से सतर्क रहने के लिए अपने इम्यून सिस्टम को नैसर्गिक जीवन के रूप में बरकरार रखना चाहिए। यह हनी मिशन न केवल अपने लिए, अपनों के लिए, बल्कि भविष्य के लिए, और साथ ही साथ दुनिया के बाजार के लिए भी। तो ये जो अभियान है, यह अभियान आज मैं आशा करता हूं कि जिसको यहां से शुभारंभ कर रहे हैं, यह ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बनेगा स्वीट क्रांति का, स्वीट रेवोल्यूशन का। इस उम्मीद के साथ यह अभी फर्स्ट फेज में हमने 20 करोड़ के प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृत किया है, लेकिन जितने किसान आएंगे, क्योंकि यह कैश क्रॉपिंग पैटर्न रहेगा, इसके साथ साथ ही कृषि क्षेत्र में मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कहा है कि यहां पर मक्के की खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यहां पर सरसों की खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए। यहां पर अभी जैसे हमें बताया गया, आईसीआर ने बताया कि अभी पहले 180 दिन तूर का दाल के लिए समय लगता था, अब 120 दिन में अरहर का दाल तैयार हो जाए। उस वैरायटी को हम यहाँ एक लक्ष्य को लेकर के कैसे उत्पादन बढ़ाएंगे। तो यह सारी चीजें हमारी आत्मनिर्भरता के लिए और भविष्य के भारत के लिए बहुत जरूरी है। मुझे आशा है कि हम कृषि क्षेत्र में इस क्षेत्र को, तमाम तरह के प्लेटू एरिया है, बहुत सारी कठिनाई भी हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास और विश्वास, ये दोनों को बरकरार रखते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका सामूहिक प्रयास से हम पूर्वी क्षेत्र के झारखंड को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस उद्बोधन के पश्चात आपके व्यक्तित्व की अमिट